तो स्वागत है दोस्तों लर्न विद कनिष्क यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। ये जो प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी का जो रोल है डीबीएमएस में उसको एक्सप्लोर करती है, उसके डेफिनेशन को, उसके वेरिफिकेशन मेथड्स को और उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है डीबीएमएस के अंदर। पहले अपन स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ कि व्हाट इज़ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी इज़ अ कॉन्सेप्ट इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स दैट डिस्क्राइब द शेड्यूल ऑफ ट्रांजैक्शंस कि कोई दो ट्रांजैक्शन के शेड्यूल में अपने जो काम है वो कंप्लीट करेंगे, वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बताता है। A schedule is considered conflict serializable if it can be transformed into a serial schedule by swapping non-conflicting operations। जो operations conflict नहीं कर रहे हैं उनको जो operation conflict कर रहे हैं उनके साथ swap करके यदि हम serial schedule में convert कर सकते हैं तो उस process को हम conflict serializability बोलते हैं। यही मैंने लिखा है, नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस आर that do not interfere with each other's execution, ensuring data integrity and consistency। तो अब बात करते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी इज क्रूशियल बिकॉज इट गारंटीज दैट द आउटकम ऑफ कॉन्करेंट ट्रांजैक्शंस इज सेम एज इफ दे हैव बीन एग्जीक्यूटेड सीरियली। कि वही बात हमने आगे भी करी कि जब वो सीरियल एग्जीक्यूशन हो रहा होता है यदि उनका, तो भी वही आउटकम आता जब वो कॉन्करेंटली अपने प्रोसेस को कर रहे होते हैं। This is vital for maintaining the consistency and reliability in database in scenarios where multiple transactions are executed simultaneously. Ensuring conflict serializability helps prevent anomalies such as lost updates। अब lost update क्या होता है कि मान लीजिए कोई शेयर्ड रिसोर्स है ए, उसकी इनिशियल वैल्यू है 100, तो कोई ट्रांजैक्शन T1 उसको रीड करता है और उसको राइट भी कर देता है। ए को राइट किया तो उसने 10 से सपोज इंक्रीज़ कर दिया, तो उसने उसकी वैल्यू 110 कर दी। अब मान लीजिए कोई और ट्रांजैक्शन T2 साइमल्टेनियसली उस वैल्यू को 5 से बढ़ा दे और फिर उसको कमिट कर दे, तो एक ही बार वैल्यू कमिट होगी। इसको हम बोलते हैं लॉस्ट अपडेट्स, कि उसका जो अपडेट है वो लॉस्ट हो गया। फिर होता है इनकन्सिस्टेंट रीड्स, कि कोई ट्रांजैक्शन T1 किसी वैल्यू को 100 रीड करता है बट कोई ट्रांजैक्शन T2 उसको 95 कर देता है चेंज, और फिर जब वो वापस कोई ट्रांजैक्शन T1 वापस उसको रीड करने जाता है तो अब वो 95 पड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं इनकन्सिस्टेंट रीड्स। अब जो डर्टी रीड्स होती है वो ये होती है कि कोई ट्रांजैक्शन राइट कर रहा है ऑपरेशन को, उसने कोई वैल्यू 100 से बढ़ा के 150 कर दी और राइट कर दी। कोई ट्रांजैक्शन T2 ने उसको रीड भी कर लिया पर ए रोल बैक कर जाए। रोल बैक यानी उसकी वापस ओरिजिनल वैल्यू को कमिट कर दे, तो ये होता है डर्टी रेट्स। तो ये तीन चीज़ें मिलके मेनली डेटा करप्शन करती है। तो डिफरेंस फ्रॉम अदर शेड्यूल्स, conflict serializable schedules differ from other type of schedules such as view serializable schedule in that they focus specifically on concept of transaction conflicts, while view serializability yields a broader range of valid schedules by allowing for certain non-conflicting adjustments. Conflict serializability strictly considers serialization order। conflict सीरियलाइजेबिलिटी सिर्फ सीरियलाइजेशन ऑर्डर के बारे में ही कंसिडर करती है, जबकि व्यू सीरियलाइजेबिलिटी नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग एडजस्टमेंट को भी कंसिडर कर लेती है। ऑल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स आर ऑल्सो व्यू सीरियलाइजेबल, हाउएवर नॉट ऑल व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स आर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। सो बहुत सारी दो तीन टाइप की एल्गोरिथम होती है। हम जो कॉमन मेथड यूज़ करते हैं वो एक प्रेसिडेंस ग्राफ बना के करते हैं, जहाँ पे हर नोड एक ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट करती है और डायरेक्टेड एजेस कॉन्फ्लिक्ट्स को रिप्रेजेंट करती है ट्रांजैक्शन के बीच। यदि ग्राफ एसाइक्लिक बन रहा है तो शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब जो ग्राफ बेस्ड अप्रोच यूज़ होती है उसकी बारे में हम डिस्कस करते हैं। वो मैंने अभी भी बताया, नोड्स करस्पॉन्ड टू ट्रांजैक्शन और एजेस जो है वो कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करती है। और यदि साइकिल आ रही है तो हम चेक कर सकते हैं बहुत इजीली कि कॉन्सेप्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल है या नहीं है। ये एक एल्गोरिथम होती है चेक करने के लिए। तो हम हर नोड T के लिए जो हर टाइप का ट्रांजैक्शन होगा उसके लिए हम नोड बना लेते हैं,
For every condition in schedule S, create an edge TP to TQ in the precedence graph if TQ implements a read item after TP implements a write item Z. दिस इज़ अ रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट. ये जो रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट होती है, यदि ये हो रही है तो हम एक TP से TQ एज बना लेंगे. फॉर एवरी कंडीशन इन शेड्यूल एस, क्रिएट एन एज TP to TQ in the precedence graph if TQ implements a write item Z after TI implements a read item. दिस इज़ अ रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट. यदि राइट रीड कॉन्फ्लिक्ट या रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, नहीं सॉरी, राइट रीड ही होगी, रीड राइट में नहीं होगा. राइट रीड सॉरी बहुत रीड राइट रीड कॉन्फ्लिक्ट में हम एज को प्रेसिडेंस ग्राफ में डालेंगे. फॉर ईच कंडीशन इन शेड्यूल एस, मेक अ एज TP to TQ in precedence graph if transition TQ implements a write item Z after TP implements a write item Z. दिस इज राइट कॉन्फ्लिक्ट. तो रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट, ये कोई सी भी कॉन्फ्लिक्ट आ रही है शेड्यूल में तो हम इसको टेस्टिंग के लिए डाल देंगे इस प्रेसिडेंस ग्राफ में. यदि साइकिल नहीं आ रही है तो जो शेड्यूल एस है वो सीरियलाइजेबल होगा, नहीं तो वो नॉन सीरियलाइजेबल होगा. ये एक बेसिक क्वेश्चन है, मतलब कि ये शेड्यूल दिया हुआ है, हमको पता करना है कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं है. तो जैसे कि हमने बताया था, रीड राइट रीड और राइट कॉन्फ्लिक्ट में हम एज बना लेंगे ग्राफ्स की. ये T1 T2 T3 तीन ट्रांजैक्शन है. R1 जैसे यहाँ लिखा है R1, फिर R2 और R3 के लिए. और जहाँ भी ये कॉन्फ्लिक्ट आई हमने उसकी एज बना ली. अब हम जैसे देख रहे हैं कि जो T3 से T2 के बीच में है ये साइकिल आ गई है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं होगा ये शेड्यूल. प्रैक्टिकल एग्जांपल यही है कि जैसे तीन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, वो रीड और राइट कर रहे हैं शेयर्ड डेटा में, तो ग्राफ बेस्ड अप्रोच करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं है. थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली.